हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीत सर पे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नाम है संकरण की विधि। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में तरह तरह के प्रयोग किए थे, जिसमें से एक संकरण की विधि को अपनाए थे। मतलब एक ऐसा प्रयोग आया, उनमें संकरण की विधि को अपनाकर उस प्रयोग को पूरा किए। तो देखिए, संकरण की विधि क्या होती है। तो इस विधि में मेंडल ने दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे, मटर के पौधे के लिए, और उनको जब आपस में संक्रमण, और चूंकि पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है और उसमें परागकोश और एक बीजांड भी उपस्थित था, तब उस पौधे में स्वपरागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विपुंसन के द्वारा संकरण की प्रक्रिया की। तो देखिए, अब विपुंसन क्या होता है। तो विपुंसन वह विधि होती है जिसमें परागकोश को परिपक्व होने से पहले चिमटे की सहायता से उसको निकाल दिया जाता है, और ताकि वर्तिकाग्र जो हो विजातीय परागण द्वारा परागित न हो। और फिर जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो अपने इच्छा अनुसार पुंकेसर को छिड़का जाता है और परागण की क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से संकरण की विधि होती है। नेक्स्ट है एक संकरण। तो देखिए, ये एक जीन वाले अनुवांशिकी हैं, जिनमें से पहला है एक संकरण। तो एक संकरण क्या होता है। तो देखिए, इसमें अलग अलग विपर्सी लक्षण वाले दो मटर के पौधे को लेते हैं और उनमें से किसी एक लक्षण के आधार पर संकरण करवाया जाता है। तो एक लक्षण के आधार पर जो संकरण की प्रक्रिया होती है उन्हें एक संकर क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक लक्षण के द्वारा क्रॉस कराया जा रहा है। तो देखिए, एक संकर क्रॉस में मेंडल का प्रयोग किस प्रकार से रहा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपर्सी लक्षण वाले मटर के पौधे के लिए और उन्हें आपस में संक्रमण करवाए। तो F2 पीढ़ी में देखें, जैसे ही संक्रमण करवाए तो पाए कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। मतलब 4 पौधे प्राप्त हुए थे और वो चारों पौधे जो थे लंबे थे। तो ये तो F1 पीढ़ी में हुआ। और फिर जब F1 पीढ़ी को उन्होंने आपस में फिर से संक्रमण करवाए, तब वहां 4 पौधे प्राप्त हुए, जिनमें से पौधे के समलक्षणीय अनुपात 3:1 था। तो 3:1 था। तो इसमें क्या था कि 3 पौधे जो थे लंबे थे और एक पौधे जो थे बौने थे। तो देखते हैं नेक्स्ट किस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ एक संकरण हो रहा है, जिनमें से उन्होंने एक लंबे पौधे तथा एक बौने पौधे को लिए और दोनों को आपस में संक्रमण करवाए। जैसे ही संक्रमण करवाए तो उनका परिणाम देखा गया कि 4 F1 पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त हुए थे और वो चारों लंबे पौधे थे। तो देखिए, यहाँ लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है और ये दोनों भी। तो यहाँ 4 जो है लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन फिर से इस F1 पीढ़ी में उन्होंने आपस में संक्रमण करवाए। तो संक्रमण के परिणाम देखा गया F2 पीढ़ी में कि जो पौधे प्राप्त हुए उनके समलक्षणीय अनुपात जो थे वो 3:1 थे।
तो वहां समलक्षणीय अनुपात क्या थे पौधे के? तो 3:1 थे, जिनमें से 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधे बौने थे। तो देखिए जो 3 पौधे लंबे थे उनमें से 1 शुद्ध लंबे थे, 1 पौधे शुद्ध लंबे थे, और 2 पौधे मिश्रित लंबे थे। जो लंबे पौधे थे वो बड़े टीटी के रूप में लिखा था, और 2 पौधे इस टाइप थे जो मिश्रित थे, और 1 पौधे शुद्ध बौने थे। तो देखिए यहाँ 4 पौधे प्राप्त हुए थे F2PD में, जिनमें से 1 पौधे शुद्ध लंबे थे, 2 पौधे मिश्रित लंबे थे, अर्थात उनमें लंबे और नाटे दोनों वाला लक्षण था, और 1 पौधे प्योर बौने थे। इस प्रकार से उन्होंने एक संकरण की प्रक्रिया को दिखाया। नेक्स्ट है एक संकरण क्रॉस के आधार पर मेंडल के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित होते हैं। तो देखिए अब एक संकर जो हुआ उसके आधार पर मेंडल ने निम्नलिखित प्रक्रिया को प्रतिपादित किए थे, जिनमें से पहला है इकाई लक्षण का नियम। तो देखिए इकाई लक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी जीव में बहुत सारे व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, और वो व्यक्तिगत लक्षण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं, वो किसी पे आधारित नहीं होते हैं। तब अब वो लक्षण जनक या संतति में जैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, तब वहां हर एक लक्षण को व्यक्तिगत लक्षण कहते हैं। तो देखिए इकाई लक्षण में किसी जीवों के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होते हैं एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों से संतति में स्वतंत्र रूप से संचरण करता है। ठीक, और एक ऐसे लक्षण, तो देखिए संचरण जैसे ही करता है तो उनमें से हर एक ऐसे लक्षण को हम इकाई लक्षण कहते हैं, जैसे पौधे का लंबा होना और बौना होना, ये एक इकाई लक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट है मेंडल के नियम। तो देखिए मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो उन्होंने अपने प्रयोग में 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। जिनमें से देखिए पहला प्रभाविता का नियम। तो आइए देखते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो देखिए प्रभाविता का नियम में क्या है, जब मेंडल क्या है विपर्यास लक्षण वाले 2 पौधे को लेकर संकरण करवाएं, तो संकरण के पश्चात उनमें से एक लक्षण प्रभावित हुए, अर्थात एक लक्षण दिखाई दिए और एक लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो जो लक्षण दिखाई दिए वो प्रभावित हुए तो वो प्रभाविता के नियम में है, और जो नहीं दिखाई दिए वो अगले पीढ़ी में दिखाई दिए। जैसे देखिए जब उन्होंने मटर के 2 पौधे को संक्रमण किए थे तो पहली पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त हुए थे, चारों जो थे लंबे थे। लेकिन वही जब F2 पीढ़ी को पुनः वो आपस में संक्रमण करवाए तो देखे कि उनमें 4 पौधे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3 लंबे थे और 1 बौने थे। तो यहाँ हुआ क्या कि जो लंबे पौधे थे वो तो पहले पीढ़ी में ही दिखाई दिए थे, लेकिन जो बौने पौधे थे वो अप्रभाविता को भी प्रदर्शित किया, क्योंकि वो लक्षण पहली पीढ़ी में था, उपस्थित तो था लेकिन दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही F2 पीढ़ी करवाया गया तो वहां प्रदर्शित हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रभाविता को नियम को देखे। तो देखिए पृथक्करण के नियम में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जो होता है प्रत्येक युगल के विपरीत लक्षण होते हैं। ठीक, जो प्रत्येक युगल होते हैं और उनके विपरीत लक्षण होते हैं, और वे युग्मक बनते समय अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं और वो कुछ गुण को प्रदर्शित करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो
समाप्त हो जाते हैं। वो लक्षण होता है लेकिन वो लक्षण दबा हुआ रहता है और वो अगले पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से पृथक्करण का नियम है। देखते हैं इसका प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग में पृथक्करण के नियम को इस प्रकार से देखा गया था कि उसमें जो पहली पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त हुए थे जिनमें से चारों लंबे थे, लेकिन उनमें एक गुण दबा हुआ था लेकिन प्रदर्शित नहीं हुआ था। और जैसे ही F2 पीढ़ी करवाया गया, तब मतलब F1 पीढ़ी को संक्रमण करवाया गया, तो F2 पीढ़ी में वो गुण आगे प्रदर्शित हो गए और दिखाई दिए। जैसे 3 पौधे लंबे निकले और 1 पौधे बौने निकले। तो जो बौने पौधे का जो गुण था वो वहां अप्रदर्शित था, लेकिन F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हुए। इस प्रकार से पृथक्करण का नियम है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। तो देखिए स्वतंत्र अभ्युवन का नियम क्या होता है। तो जब 2 जीव या 2 से अधिक जीव के लक्षण होते हैं, अधिक युग्मक विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक जीव होते हैं और उनमें लक्षण भी 2 या 2 से अधिक होते हैं और दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही संकरण होता है तो संकरण के दौरान उन दोनों गुण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब एक लक्षण प्रदर्शित होते हैं और दूसरे लक्षण जो होते हैं वहां जो पहले लक्षण होते हैं वो दूसरे लक्षण को कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्र अभ्युवन का नियम हुआ। जैसे देखिए इसका प्रयोग में मेंडल ने पाया कि जब वो 2 अलग अलग बीज को संक्रमण क्रॉस करवाए, जिसमें उन्होंने एक पीले तथा गोल बीज को तो देखिए इस प्रयोग में जब मेंडल ने एक पीले तथा गोल बीज को जब एक झुर्रीदार तथा हरे बीज के साथ संक्रमण करवाए, तब वहां F1 पीढ़ी में तो देखिए यहाँ एक गोल तथा पीले बीज वाले पौधे हैं और यहाँ एक हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे हैं। जब दोनों को क्रॉस करवाया गया तब F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल तथा पीले प्राप्त हुए, अर्थात इनमें एक लक्षण प्रदर्शित हुए। था तो झुर्रीदार बीज और गोल बीज, गोल तथा पीले और झुर्रीदार तथा हरे बीज थे, लेकिन इनमें झुर्रीदार वाले बीज का कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। जो भी पौधा प्राप्त हुआ वो पीले तथा गोल बीज वाले प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से स्वतंत्र अभ्युवन का नियम है। नेक्स्ट है मेंडल के नियमों के अपवाद। तो देखिए मेंडल के नियम के कुछ अपवाद होता है, तो वो क्या होते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां पे मेंडल के नियम लागू नहीं होता है, तो उसे मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है। और मेंडल के नियम के अपवाद को
दूसरा नाम नौ मेंडल के आनुवंशिकी भी कहा जाता है। तो देखिए मेंडल के नियम के अपवाद में कौन कौन इसके अंतर्गत क्या आता है। तो पहला है अपूर्ण प्रभाविता। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है कि इसमें दो विपर्यास लक्षण वाले जीनों को आपस में संकरण कराया जाता है, तब उनमें एक गुण न प्रदर्शित होकर दोनों गुण या लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे दोनों गुण वाले लक्षण प्रदर्शित होते हैं और इस जैसे ही दोनों गुण प्रदर्शित होते हैं तो सम्मिश्रित संतान पैदा होते हैं और इस प्रकार अपूर्ण प्रभाविता होता है। तो देखिए अब देखिए जो अपूर्ण प्रभाविता है उसकी खोज अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने की है। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज जो है कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक किए हैं और इसका उदाहरण है 4A क्लॉक की पौधे। तो देखिए 4A क्लॉक के पौधे में क्या होता है कि इनमें एक रेड फूल को लिया जाता है, लाल कलर के फूल, और तथा दूसरे सफेद फूल को आपस में क्रॉस कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है पौधा वो गुलाबी कलर का होता है। तो होता क्या है कि इसमें रेड और सफेद दोनों का गुण प्रदर्शित होता है, अर्थात दोनों का लक्षण मिलकर गुलाबी कलर के फूल पैदा होता है। और जब उसी F2 पीढ़ी को पुनः आपस में संकरण कराया जाता है तब प्राप्त पौधे गुलाबी, रेड तथा सफेद तीनों कलर का प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ एक 4A क्लॉक के दो पौधे हैं। देखिए यहाँ एक रेड कलर के पौधे हैं और दूसरा सफेद कलर के पौधे हैं। तो लाल और सफेद कलर के पौधे को जब संकरण कराया गया अर्थात क्रॉस कराया गया तो प्राप्त पौधे गुलाबी निकले। तो देखिए ये F2 पीढ़ी में था, जो भी लाल और सफेद से संकरण के दौरान प्राप्त पौधे जो है गुलाबी हो गए। तो ये तो F2 पीढ़ी में था, लेकिन F1 पीढ़ी में था। लेकिन F2 पीढ़ी में जब F1 पीढ़ी को फिर से संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में प्राप्त फूल तीनों कलर के फूल निकले, अर्थात रेड, व्हाइट और पिंक तीनों कलर के फूल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम हो रहा है। तो देखिए यहाँ ये सब 4A क्लॉक के पौधे फूल है, ये रेड है और ये रेड और ये सफेद मिलकर गुलाबी उत्पन्न करते हैं। लेकिन F2 पीढ़ी जाता है तो उनमें पूरे कलर के गुलाबी अलग, रेड अलग और सफेद अलग पुष्प प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट दूसरा नियम है, मतलब मेंडल की दूसरा अपवाद सप्रभाविता। तो देखिए सप्रभाविता में क्या होता है कि इनमें दो विपर्यास लक्षण वाले जीनों को संकरण कराया जाता है, तब उनमें जो लक्षण होते हैं एक लक्षण अप्रभावित होते हैं और एक लक्षण प्रभावित होते हैं। तो अप्रभावित और अप्रभावित लक्षण न होकर दोनों लक्षण बराबर संख्या मतलब बराबर समान रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है सप्रभाविता में कि जब दो विपर्यास लक्षण वाले दो जीनों को संकरण कराया जाता है तो यहाँ दोनों लक्षण समान रूप से प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए और ये लक्षण मतलब सप्रभाविता जो होता है
पशुओं में देखा जाता है। तो देखिए पशुओं में किस तरह से देखा जाता है, तो देखिए यहाँ ये एक गाय है, लेकिन इसमें दो कलर है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर का पशु बने। तो इनमें क्या हुआ कि जब जीन संकरण हुआ तो इनमें दोनों लक्षण जो है प्रदर्शित हो गए। और यहाँ देखिए इसी तरह से यहाँ रेड और व्हाइट, तो इस तरह से मेंडल के अपवाद रहे। नेक्स्ट है बहुविकल्पता। तो देखिए बहुविकल्पता क्या होता है, जब एक जीन उत्परिवर्तन के कारण, देखिए जब एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण दो से अधिक विकल्पी लक्षण उत्पन्न की क्षमता होती है। तो कोई एक जीन होते हैं और उनमें उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है कि दो या दो से अधिक लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे बहुविकल्पता कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।